रात 9 बजे दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और बड़ी खबर है दिल्ली नगर निगम में शाम से ही हंगामे का माहौल है। इस बीच एलजी ने नगर निगम कमिश्नर को आज रात 10 बजे तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव कराने के लिए कहा है। बीजेपी के पार्षद सदन में हैं और मेयर और आम आदमी के पार्षद जा चुके हैं। एलजी ने चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए एक सदस्य के लिए चुनाव होना है। दिल्ली नगर निगम में गतिरोध पर इस वक्त की बड़ी खबर। एलजी ने आज 10 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया कराने के लिए कहा है और साथ ही उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा है। और थोड़ी देर पहले किस तरीके से सदन में नारेबाजी हो रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई प्रभावित हुई क्योंकि इलेक्शन कराने की मांग की जा रही थी। मेयर और आम आदमी पार्टी के पार्षद जा चुके हैं, लेकिन अभी इस पर ताजा अपडेट क्या है ये जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मध्या इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मध्या, आप तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, क्या लग रहा है चुनाव हो पाएगा या नहीं? देखिए, चुनाव होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एलजी के जो आदेश आए हैं उसके मुताबिक चुनाव तो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की एमसीडी की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन है। वो इस लिहाज से क्योंकि आज 2 बजे ये चुनाव होना था, स्थायी समिति की 6ठे मेंबर के लिए चुनाव होना था, लेकिन 2 बजे लगातार सदन के अंदर बीजेपी के सभी पार्षद बैठ जाते हैं। और आज क्यों ये हंगामा शुरू हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सदन के अंदर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग के निर्देश जो है वो कमिश्नर ने दिए थे कि सभी की चेकिंग होगी, मोबाइल फोन्स अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के जितने भी पार्षद थे वो लोग मोबाइल फोन्स बाहर छोड़कर अंदर पहुंच गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया, मेयर की तरफ से बार बार ये कहा गया कि सभी को अंदर आने दीजिए, उसके बाद चुनाव नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो चुनाव होगा या नहीं फिलहाल एक सवाल है, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बुलडोजर वाले योगी मॉडल की चर्चा इस वक्त पूरे देश में होती है, लेकिन 2 दिनों से खाने के खलनायकों पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले योगी मॉडल की भी गूंज है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने योगी मॉडल की तर्ज पर अपने यहां खाने पीने की दुकानों के लिए एक नियम बनाने का फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस के आला कमान को इस फैसले ने थोड़ा असहज कर दिया है। योगी नाम का खौफ ऐसा है कि शिमला से दिल्ली तक हड़कंप के बाद फैसला पलट दिया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। बुधवार 25 सितंबर को हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने ये बयान कैमरे पर आकर दिया। बयान में बाकायदा यूपी का नाम लिया, लेकिन 24 घंटे बाद विक्रमादित्य सिंह ने यू टर्न ले लिया और यूपी वाली बात से पलट गए। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में जो भी स्टॉल्स लग रहे हैं उसमें हाइजीन को मेंटेन रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसलिए इसको हाई कोर्ट के मैंडेट के साथ इसको प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इसमें चर्चा की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विक्रमादित्य के बयान की वजह से कल जिस योगी मॉडल की चर्चा हिमाचल में हो रही थी उस पर आज पलटी क्यों मारी गई? एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के यूपी मॉडल वाले बयान से कांग्रेस नेतृत्व असहज हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नाराज हो गए। इसके बाद सीएम सुक्खू और मंत्री को फटकार लगाई गई और कहा गया कि इस तरह के बयान न दें। अब जरा ये समझिए कि दोनों जगह फैसले क्या लिए गए हैं। योगी सरकार ने यूपी में होटल और ढाबों में मालिक मैनेजर के नाम लिखने का आदेश जारी किया है। हिमाचल सरकार ने भी इसी तरह का आदेश अपने यहाँ मंगलवार को ही जारी किया है। दोनों सरकारों का मकसद होटल और ढाबों में खान पान की शुद्धता बनाए रखने का है, लेकिन कांग्रेस सरकार के फैसले की तुलना योगी मॉडल से होने लगी तो कांग्रेस नेतृत्व असहज हो गया। और अब खबर ये है कि हिमाचल सरकार ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर अभी विचार ही किया जा रहा है। नेम प्लेट या पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अब हिमाचल से थोड़ा नीचे उतरते हैं और ले चलते हैं हरियाणा। देखिए, राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार के लिए उतरे तो उनके मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों मौजूद थे, लेकिन तस्वीर ऐसी मिली कि नाराजगी और गुटबाजी के हजारों शब्द कम पड़ गए। तस्वीर नंबर 1, बीच में राहुल गांधी, एक तरफ कुमारी सैलजा और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन हाव भाव से सब कुछ साफ है। तस्वीर नंबर 2, इस तस्वीर में हुड्डा और सैलजा के बीच 2 कुर्सियों का फासला है, लेकिन बातचीत तो छोड़िए, देखा देखी भी नहीं हो रही। तस्वीर नंबर 3,
राहुल भाषण देने गए तो उनकी जगह भले ही खाली थी, लेकिन ना तो हुड्डा ने सैलजा को देखा और ना ही सैलजा ने हुड्डा से बात करने की कोशिश की। दोनों अलग अलग तरफ देखने में व्यस्त दिखे। एक मंच की ये तस्वीरें भले ही 3 हैं, लेकिन कहानी सब में एक है, और कहानी है सैलजा और हुड्डा के मनमुटाव की। सवाल यह है कि हुड्डा और सैलजा की ये दूरी क्या कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में भारी पड़ने वाली है? राहुल जी के आने से और आपने देखा कि असंध हलके में लोगों का जो उत्साह है वो पूरा हमारे यहाँ जो हमारे कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह गोगी जी, उनके प्रति बहुत उत्साह। प्रधानमंत्री कल आपका नाम ले रहे थे, किसी न किसी तरह इशारों में कि आप नाराज हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कि मैम आप नाराज हैं उसको लेकर के, खट्टर भी आपको स्वागत कर रहे थे कि बीजेपी में आए तो। नाराजगी के सवाल पर सैलजा खुलकर बोलने से बच रही हैं, लेकिन मंच की तमाम तस्वीरें हजारों शब्दों पर भारी हैं। अब एक और तस्वीर भी देख लीजिए। ये वो वक्त था जब राहुल भाषण देकर जा रहे थे। सैलजा और हुड्डा आसपास भी आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात को छोड़िए देखने तक की जरूरत नहीं समझी। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने मंच से अपने नेताओं को टाइगर कहा। आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहाँ पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। राहुल के यही टाइगर चुनावी माहौल में पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें इससे ज्यादा और क्या कहानी बयां कर सकती हैं? ऐसे चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं और तीसरे फेज में हिंदू बहुल जम्मू रीजन में वोटिंग होनी है। जम्मू में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे, प्रचार की उन्होंने कमान संभाली। सरहद पार पाकिस्तान ने भी सुना कि आज योगी ने उसे मानवता का कैंसर बता दिया है। जम्मू कश्मीर की सियासी जंग में योगी की अलगार। पहले दिन ही रैली की हैट्रिक लगाकर योगी ने भरी हुंकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर के हिंदू बहुल जम्मू रीजन में योगी ने रैलियां की और पाकिस्तान को मानवता का कैंसर बताकर हमला किया। पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब बारी आखिरी फेज की। हिंदू बहुल जम्मू रीजन में योगी ने हिंदुत्व की हुंकार भरी और कांग्रेस पर हिंदुओं को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है यह आतंकवाद। इस मौके पर नाथ संप्रदाय के साधुओं ने मंच पर योगी आदित्यनाथ को सिद्ध गोरखनाथ की तस्वीर भेंट की। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को आखिरी दौर की वोटिंग है। अब सवाल यह कि क्या बिहार में वाकई कुछ होने वाला है या विपक्ष यूं ही बस भ्रम का जाल बिछा रहा है? एक बार फिर दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को हटवाकर अपना सीएम बनाने के चक्कर में। देखिए 2022 में भी ऐसी खबरें आई थी, तब नीतीश ने पाला बदल भी लिया था। इन्हीं 2 तस्वीर ने बिहार की सत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पहली तस्वीर में नीतीश कुमार हैं, जिनके साथ बीजेपी से आने वाले दोनों डिप्टी सीएम में से कोई नहीं है। दूसरी तस्वीर 19 तारीख की है। इस कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी के नेता मंत्री दिख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर विपक्ष कहता है कि नीतीश के साथ बीजेपी खेला करने वाली है। बीजेपी तो ये चाल चल ही रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने की। अभी आपने देखा कि हर मामले में टकराहट शुरू हो गया है। बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को चक्रव्यूह में फंसा चुकी है। आरजेडी ने सुबह सुबह एबीपी न्यूज के कैमरे पर बयान दिया और इससे पहले कि घड़ी की सुई पूरा चक्कर लगाती, बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार कर दिया। कि आरजेडी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बचा है, लगातार कुछ न कुछ शगुफा छोड़ते रहती है, लेकिन उसके बावजूद जनता के ऊपर असर नहीं होता है, हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, सपने देखना भूल जाए। नीतीश कुमार जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, 2025 में भी वही एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा भी होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो एक वजह तो ये तस्वीरें हैं और दूसरी वजह वो मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू में एक राय नहीं है। बुलडोजर, लव जिहाद, एनकाउंटर, विशेष राज्य, जातीय गणना, ये वो सियासी मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू की लाइन अलग है और बीजेपी की अलग। बीजेपी जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधियों में खौफ भरने के लिए यूपी वाले एनकाउंटर पॉलिसी की हिमायती है, वहीं जदयू इसके पक्ष में नहीं है। जबकि जदयू की चाहत है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन बीजेपी नियमों का हवाला देती है। वहीं बुलडोजर और लव जिहाद पर भी दोनों के सुर अलग हैं।
और यही बात दोनों दलों की दूरियों की चर्चा को हवा देती है। सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है? ये चर्चा कोई पहली बार सामने नहीं आई, पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। अब 28 सितंबर को जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं, तो चर्चा का नया चैप्टर खुल गया है। देखिए, सीएम की बात चली है तो कर्नाटक में वाकई क्राइसिस है। मुडा घोटाले को लेकर विपक्ष ने सीएम सिद्धारमैया पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। आज बीजेपी और जेडीएस ने प्रदर्शन भी किया। सिद्धारमैया फिलहाल तो मजबूती से कुर्सी पकड़े हुए हैं। ये कर्नाटक के सियासी संग्राम की तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन किया। मांग एक ही है, सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दें। बीजेपी के साथ जेडीएस की भी यही डिमांड है। Since Lokaayukta, all the police officers are still being posted by the Home Minister. Have a fair inquiry with this background. I think if Lokaayukta should inquire, then he should give a free hand by resigning the present CM post. Verdict clearly shows that how Siddaramaiah misused his office, whether he was an opposition leader, whether he was deputy CM, whether he was chief minister. कर्नाटक के सियासी बवाल के बीच इस्तीफे का सवाल जब खुद सीएम से पूछा गया तो वो भड़क गए। यार मंत्रिमंडलದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು? ಯಾರ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ? MUDA घोटाला केस में मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कर्नाटक की विशेष MP MLA अदालत ने जांच का जिम्मा लोकायुक्त टीम को सौंपा है। कोर्ट ने लोकायुक्त को 3 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे में जल्द सिद्धारमैया के खिलाफ FIR भी हो सकती है। Mr. Siddaramaiah has done no wrong. This is nothing but a politically motivated agenda, just like how it's happened in Jharkhand and Delhi and Tamil Nadu and Kerala. They're using the governor office as a BJP headquarter, and we'll fight it out legally. 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने MUDA स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था और राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद से सूबे का पॉलिटिकल पारा हाई है और बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए है। और अब बात दिल्ली के पूर्व सीएम की करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज सड़क पर आ गए। यहाँ कहने का मतलब सीएम की कुर्सी जाने से नहीं है, बल्कि चुनाव के लिए सड़क पर उतर जाने से है। केजरीवाल ने आज विधानसभा से लेकर सड़क तक अपना सुपर सीएम वाला अवतार दिखाया। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एंट्री ली तो स्टैंडिंग ओवेशन कुछ ऐसा ही था। सलाम कीजिए, आली जनाब आए। जेल जाने से पहले केजरीवाल 1 नंबर सीट पर थे। आज 41 नंबर पर पहुंच गए, लेकिन रॉब वही 1 नंबर वाला था। बोलने का नंबर आते ही पीएम मोदी और बीजेपी पर टूट पड़े। मोदी जी बहुत ताकतवर है, पर मोदी भगवान नहीं है। कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। इससे पहले केजरीवाल सुपर सीएम की तरह आज दिल्ली की सड़कों पर भी उतर गए। सीएम आतिशी के साथ DU कैंपस पहुंच गए। सड़कों की हालत देखी, खुद निर्देश दिए, फिर कहा इन टूटी सड़कों की वजह भी बीजेपी ही है। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको? कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी। उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना। दिल्ली में बस 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल सहानुभूति का मटेरियल जमा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि मुद्दों का माल मसाला उसके पास कहीं ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल नैतिकता, ईमानदारी, ये सब बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली में सीवर जाम है, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिला है। उसके जिम्मेदार अगर कोई है, अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता से बाहर है। उम्मीद है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका लगे ताकि दिल्ली में भी कुछ माहौल बने। बात मुंबई के इंटरेस्ट की। मुंबई में किसी इंसान का नाले में डूबकर मर जाना कोई नई बात नहीं है। सिर्फ तारीख बदलती है, जगह बदल जाती है, इंसान बदलता है।
कुछ नहीं बदलता अगर, तो वो है लापरवाही को रिपीट करने और उससे कुछ ना सीखने की आदत चुकी थी। महिला बहते हुए इस सड़क पार करते हुए यहाँ पर पहुंची नाले के अंदर, और यहाँ से बहते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। नाला खोलने के लिए ये ढक्कन लगाए गए हैं और महिला बहते हुए यहाँ तक पहुँचाई और फिर इस ढक्कन को खोला गया। इस ढक्कन को खोलने के बाद महिला को यहाँ से निकाला गया। मुंबई में मेट्रो 3 लाइन के कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त थी कि काम पूरा होने के बाद मेट्रो सड़क को दुरुस्त करके बीएमसी को देगा। महिला के पति की शिकायत पर एमआईटीसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपने इतना बड़ा वो नाला ओपन रखा कैसे? कुछ तो लगा देते हैं। पता है मेट्रो का काम चले, बीएमसी का काम चालू है, तो वहाँ पे कुछ तो लगा दीजिए कि ऐसे अगर लगाते वो उधर जाती क्यों? होता ही नहीं था ना सर। आप बीएमसी की चिट्ठी भी देख सकते हैं जिसमें उसने मुंबई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन ग्रुप को याद दिलाया था कि सीपजेड मेट्रो स्टेशन के बाहर उसके काम अधूरे पड़े। लेकिन अब यहाँ एबीपी न्यूज के सवाल है, नाले का काम अधूरा था तो इस हिस्से को ढका क्यों नहीं गया? काम अधूरा था तो काम जारी है का साइन बोर्ड क्यों नहीं था? क्या चिट्ठी लिख देने भर से बीएमसी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मुंबई मेट्रो के काम पूरा होने की घोषणा पर बीएमसी ने टोका क्यों नहीं? हो सकता है बारिश, सड़क और नाले के ये सवाल प्राइम टाइम में किसी को छोटे लगे, लेकिन मुंबई के पब्लिक इंटरेस्ट में ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि यहाँ नालों में जिंदगी गुम हो जाने की एक हिस्ट्री है। इसी प्रकार का एक मामला कुछ साल पहले मुंबई के परेल इलाके में हुआ था, जब डॉक्टर अमरापुरकर बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभा देवी इलाके से गुजर रहे थे, तब मैन होल में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। शीतल भानुशाली नाम की एक महिला मैन होल में गिर गई थी और उनका शव 20 किलोमीटर दूर हाजी अली के समुद्र में बरामद हुआ था। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जब मैन होल या नाले में गिरकर किसी की मौत हुई हो। CDSCO यानी केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दवाइयों को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में 48 दवाओं का जिक्र किया गया है जो क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। देखिए, इसमें शेल्कल दवा है जिसका हड्डियों की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी के साथ बी कॉम्प्लेक्स की दवा भी है जो एंटीबायोटिक के तौर पर हेविडोस के साथ दी जाती है। पेट में गैस की परेशानी पर खाई जाने वाली पैंटी दवा भी शामिल है। बुखार हो जाने पर ली जाने वाली पैरासिटामोल 500 mg भी इसमें शामिल है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। सर्दी जुकाम में डॉक्टर जिस सेपोडेम एक्सपी को लिखते हैं वो भी फेल पाई गई है। पेट खराब होता है तो उसमें जो मेट्रोडिजोल जो ली जाती है वो दवा भी फेल हो गई। और हड्डियों में दर्द के लिए दी जाने वाली विटामिन D3 और कैल्शियम की दवा भी मानक के आधार पर नहीं पाई गई है। ये वो वाली दवाएं हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को प्रतिबंधित कर दिया था। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। मानक में ये पूरी तरीके से फेल पाई गई हैं जो टेस्ट हुए हैं। और इसी के बाद अब ये आपको भी खबर ध्यान से देखनी चाहिए। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए अगली खबर की। ईडी ने चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। ईडी ने खुलासा किया है कि चीन एक ऐप के जरिए भारत में एक फ्रॉड नेटवर्क चला रहा था। घर बैठे खेलो और खूब पैसे कमाओ, भारत के खिलाफ ये चीन की नई साजिश है। इसी फ्रॉड के जरिए चीन भारत के 400 करोड़ रुपए उड़ा ले गया। फीविन, इसी ऐप के जरिए चीन ने ये खेल खेला, लेकिन ये खेल कब तक चलता? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की एंट्री से चीन की साजिश नाकाम हो गई। इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले कोलकाता पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को टेक ओवर करके अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला जो 400 करोड़ रुपए का जो ये पूरा खेल है फीविन ऐप के जरिए, वो सारा का सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेज दिया गया, जिसके बाद 4 भारतीय नागरिकों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो इस गेम को चलाने वाले थे उनका ओरिजिन चीन के अंदर था और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज किया है। अब सवाल यह है कि चीन आखिर भारत में इतने बड़े स्कैम को ऑपरेट कैसे करता था। सबसे पहले यूजर्स को फीविन ऐप के जरिए कम वक्त में पैसा कमाने का झांसा दिया। उसके बाद गेम्स खेलने के लिए बैंक अकाउंट या पेमेंट ऐप के जरिए फीविन ऐप में पैसा जमा करवाया। एक बार काफी पैसा जमा होने के बाद ऐप से पैसे निकलने बंद हो गए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और लूटा पैसा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया जाता था। और ऐसे करते करते भारतीय यूजर्स के 400 करोड़ चीन पहुंच गए।
ईडी अब जांच को बड़े लेवल पर आगे बढ़ा रही है ताकि इस पूरे क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड के नेक्सस को तोड़ा जा सके। करीब 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूरत होने पर परमाणु हथियारों की चेतावनी जारी कर पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में लाखों घर तबाह हो गए और हजारों वीरान हो गए और अब रूस की न्यूक्लियर नीति में बड़े परिवर्तन ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी नीति में बड़ा बदलाव किया। साथ ही पश्चिम को 2 टूक लफ्जों में चेतावनी दी, जिसका सीधा मतलब है कि अगर रूसी क्षेत्र में क्रूज मिसाइल या विमान से हमला हुआ तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। अगर हमारे ऊपर हवाई हमले होते हैं या फिर बॉर्डर के अंदर क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक या दूसरे विमान आते हैं तो हम एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।